जी, मूविंग फर्दर तो अब तीन छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास रह गई हैं, एक एक करके हम उन्हें देख लेते हैं। पहली चीज़ है स्टोइकियोमीट्री। स्टोइकियोमीट्री असल में ये बताती है हमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान इन्हें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या रिलेशनशिप है, यानी कि कितने रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। मैं एक्सप्लेन करता चलूं कि कितने मैस ऑफ रिएक्टेंट से कितना मैस ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, कितने वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट से कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, एंड वाइस वर्सा। स्टोइकियोमेट्री की कुछ बेसिक एजम्पशंस भी हैं। स्टोइकियोमेट्री ऐसा मानकर चलती है कि ऑल रिएक्टेंट्स गो टू प्रोडक्ट एंड नो साइड रिएक्शन अकर्स। सही, तो असल में ना स्टोइकियोमेट्री की साइंस जरा समझ लें। स्टोइकियोमेट्री हमें ये बताना चाहती है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसी रिएक्शन से कितना प्रोडक्ट मैक्सिमम हासिल किया जा सकता है, वो हमारी थ्योरेटिकल यील्ड भी होती है। जब हम एक्चुअल में वो एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो फिर उतनी मिकदार हासिल नहीं होती, क्योंकि देर आर मल्टीपल रीजंस। तो इस पर भी बात करते हैं कि जब आप स्टोइकियोमेट्री के तहत कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के अंदर जो लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में मुनव्वर साहब से पढ़े हैं, वो अक्सर ना यील्ड की बात बहुत ज़्यादा करते थे कि आपकी यील्ड कितनी आई है। तो असल में जो स्टोइकियोमेट्री है वो मानकर चलती है कि रिएक्टेंट से सारे के सारे प्रोडक्ट बनते हैं, और जब सारे के सारे प्रोडक्ट बनेंगे तो फिर यील्ड कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। इस यील्ड को नाम दिया जाता है कि ये थ्योरेटिकल यील्ड है। लेकिन जब आप एक्चुअल में वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर आते हैं प्रॉब्लम्स। कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं? फिर प्रॉब्लम्स आते हैं मैकेनिकल लॉस के, प्रॉब्लम्स आते हैं सब्लिमेशन के, फिल्ट्रेशन के, डिस्टिलेशन के, एवेपोरेशन के। सही जी, इस तरीके से वो जो फनल है, जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, उसमें कुछ लगा रह जाता है, तो इस तरह के लॉसेस की वजह से, या फिर साइड रिएक्शंस हो सकते हैं, कंपीटिंग रिएक्शंस हो सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस हो सकते हैं। इन सब वजूहात की बिना पर आपको उतना प्रोडक्ट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए था, और आपको प्रोडक्ट मिलता है कम, और जो यील्ड आपको हासिल होती है उसे आप कह देते हैं एक्चुअल यील्ड। और जब आप थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 कहते हैं, तो इसे आप कहते हैं कि ये परसेंटेज यील्ड है, या फिर इसे ज्यादा अच्छा नाम दिया जाता है एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। तो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए परसेंटेज यील्ड बनाई जाती है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि एक अच्छा केमिस्ट वो माना जाता है जिसकी परसेंटेज यील्ड ज़्यादा हो, यानी कि जितना थ्योरेटिकली हमें उम्मीद थी कि प्रोडक्ट बनना चाहिए उसके करीब करीब अगर एक्चुअल में प्रोडक्ट बनेगा तो इसका मतलब है हैंडलिंग हुआ सुपर्ब, और इस तरह के जो छोटे मोटे लॉसेज हैं उनसे बचा है वो केमिस्ट, और वही असल लैब केमिस्ट आप उसे कहते हैं। तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन को बताता है। स्टोइकियोमेट्री ने बताना है कि जनाब कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हुए हैं, एंड दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो स्टोइकियोमेट्री के अंदर हम दो चीज़ें जो हैं, दो कवानीन उनके अंडर स्टोइकियोमेट्री काम करती है, और वो लॉज कौन कौन से हैं? वो हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। बेसिकली असल में तो यही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अच्छा, ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस ना तकरीबन 10-12 साल पहले जो बुक होती थी ना हमारी, उसके अंदर होता था। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का मतलब ये होता है कि एलिमेंट से खास रेशो में ही आपस में मिल सकते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री ये भी मानकर चलती है कि एलिमेंट से खास रेशो में मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, तो जब भी रिएक्टेंट मिलेगा उसी रेशो में प्रोडक्ट बनाएगा, किसी और रेशो में नहीं बनाएगा। फिलहाल यहाँ पे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्टोइकियोमेट्री किन लॉज को वे करती है, स्टोइकियोमेट्री के बेसिक असम्पशंस क्या हैं, स्टोइकियोमेट्री की बेस पर आप कौन कौन से रिलेशंस कायम कर सकते हैं, और परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है, परसेंटेज यील्ड में थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा क्यों होती है या फिर एक्चुअल यील्ड कम क्यों होती है। इन सब बातों को मैंने अभी अभी आपके सामने रखा है। स्टोइकियोमेट्री के अंदर जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है, वो रिएक्टेंट अगर सारे रिएक्ट कर जाए ना तो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि एक रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा हो और दूसरा रिएक्टेंट कम हो, तो फिर क्या होगा, एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, दूसरा बचा रह जाएगा, तो फिर कंसेप्ट लगेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट का, उसकी तरफ चलते हैं।
अच्छा जी, तो बात चल रही है लिमिटिंग रिएक्टेंट की। लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझने के लिए आप जब फर्स्ट ईयर की किताब देखते हैं तो उसमें हमें मिसाल दी हुई है। मैं एक आसान मिसाल खुद से भी आपको दे देता हूं कि आपके पास मान लें टायर जो है ना वो आपके पास हैं 7 टायर हैं और आपके पास गाड़ी के इंजन जो है ना वो 2 हैं। आप चाहते हैं कि आप इनसे कंबाइंड असेंबल करके गाड़ी तैयार कर लें। तो जब आप गाड़ी तैयार करने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप 2 गाड़ियां तैयार नहीं कर सकते। क्यों तैयार नहीं कर सकते? कि आपके पास इंजन कम रह गए हैं। तो आप कहेंगे नहीं, इंजन हमारे पास कम नहीं है, हमारे पास टायर कम है। टायर 8 होते तो 2 गाड़ियां तैयार हो जाती हैं। अब टायर 7 हैं तो टायर कम हो गए। टायर के कम होने की वजह से प्रोडक्ट यानी कि गाड़ियां जो हैं उनकी तादाद जो है वो कंट्रोल हो गई, लिमिट हो गई। इसी वजह से आप टायर्स को लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है? अ रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है उसे आप लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट आमतौर पर एक्सपेंसिव जो रिएक्टेंट होते हैं, आप सारे लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च कर चुके हैं तो आप जानते हैं कि अगर आपने गोल्ड फॉर एग्जांपल या सिल्वर का कोई सॉल्ट यूज़ करना है किसी एक्सपेरिमेंट में तो आप उसे जो ना थोक के हिसाब से नहीं डाल सकते। आप हमेशा उसे कम रखेंगे और उसके मुकाबले में जो दूसरा एसिड या बेस या जो भी रिएक्टेंट है ऑर्गेनिक उसे आप ज़्यादा मिकदार में रखेंगे ताकि ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो। जबकि दूसरी वाली मिकदार अगर वो थोड़ी बच भी जाती है तो एक सस्ता केमिकल है उसको मैनेज किया जा सकता है। तो फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट आमतौर पर एक्सपेंसिव रिएक्टेंट होता है और उसे बचाने के लिए आप उसे कम मिकदार में डालते हैं। क्लियर हो गई बात? लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप किसी रिएक्शन के अंदर? तो पहला तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जांपल 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलकर 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये आपको एक गिवन इक्वेशन दी गई है। आप इसमें ये देख लेंगे कि किस रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनता है। ये है पहला स्टेप। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय ए रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सही जी। दूसरा स्टेप ये है कि आप देखें कि गिवन डाटा क्या दिया गया। गिवन डाटा आपको ये दिया गया है कि यू आर प्रोवाइडेड विद 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये गिवन डाटा है। तीसरा स्टेप है कि आप इन्हें कंपेयर कर लें और देखें कि कौन से रिएक्टेंट से कम प्रोडक्ट बन रहा है। अब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से देखें तो आपको पता लगता है कि एक ऑक्सीजन से 2 पानी बनते हैं और 2 हाइड्रोजन से 2 पानी बनते हैं। तो 4 हाइड्रोजन से कितने पानी बन सकते हैं? 4 पानी बन सकते हैं। अब देखें कि कौन सा रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट बना रहा है। आपको साफ नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन कम प्रोडक्ट बना रहा है। तो आप कहेंगे इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये सवाल आ सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपको पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये डाटा है, इसके हिसाब से बताएं कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। कैसे करना है वो मैंने बता दिया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें उसमें कौन सा रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बना रहा है। दूसरा स्टेप गिवन डाटा देखें, उसमें देखें कौन सा रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बना रहा है और इस कंपैरिजन से आप एक ऐसा रिएक्टेंट ढूंढें जो कम प्रोडक्ट बना रहा है और वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात को मुकम्मल करके अब हम आते हैं आखिरी बात पर। आज का हमारा यूनिट बहुत ही सादा था। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट ईयर और 9th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, इसको मिलाकर हमने सिलेबस तैयार किया है। बहुत ही बेसिक सवाल हैं, आप इसे x 2x पर कर या 1.5x पर कर जल्दी से देख सकते हैं। तो ये हिस्सा शुरू में हमें एक छोटा सा आसान सा मिल गया है। आगे हमने लिक्विड्स और सॉलिड्स पढ़ने हैं। कल एक हॉलीडे है, संडे को ऑफ रखा है हमने। मंडे को आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी और उसमें हम मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। इसी लेक्चर इस हिस्से को तो मुकम्मल कर लिया है, फिर हम चलेंगे इंशाल्लाह लिक्विड्स पर और सॉलिड्स पर। थैंक यू सो मच जी।